हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, जय श्री राम। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे डीप लर्निंग पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको मांग वाला चैप्टर, डिमांड वाला, सप्लाई वाला और संतुलन कीमत निर्धारण यानी पूर्ण वितरण बाजार में कीमत निर्धारण अच्छे से करा दिया। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको यहाँ पे सारे जो कंटेंट कराए थे वो एक दूसरे के बेस थे। यानी हमने मांग वाला चैप्टर किया तो सप्लाई वाला चैप्टर अच्छे क्लियर हो गया था, और जब सप्लाई वाला चैप्टर किया था तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यानी डिमांड सप्लाई के कॉम्बिनेशन से कौन चैप्टर क्लियर होगा था अच्छे से, पूर्ण वितरण बाजार में कीमत निर्धारण। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 8वीं यूनिट का ही बाजार के रूप। यानी बाजार के रूप बहुत ही बढ़िया चैप्टर है फ्रेंड्स। तो उस सारे चैप्टर को आज हम क्या है स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आप इस सारे चैप्टर को करिए। आज मैं आपका ये वाला चैप्टर लेके चलूंगा, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आज जो चैप्टर है कौन से लेके चल रहे हैं, बाजार का रूप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि बाजार का रूप जो है हमारा, पहला वर्ड हमारा ये क्वेश्चन यही बनता है कि बाजार है क्या, व्हाट इज अ मार्केट। क्योंकि हम जब तक वर्ड के मीनिंग को नहीं समझेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम फ्रेंड्स सबसे पहले क्या है, बाजार क्या है ना फ्रेंड्स। तो देखिए बाजार क्या होता है, एक तरह का एरिया होता है। यानी बाजार एक क्षेत्र है जहां पर क्रेता विक्रेता का आपस में कोई निकट संपर्क होता है। लेकिन कैसे होता है, आप इसको डेफिनेशन कैसे बनाओगे, आपने माइंड में ले लिया कि बाजार तो वो है एरिया है जहाँ कोई सामान लेने आते हैं, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे। तो मैं आपको एक डेफिनेशन बना के दिखाता हूँ जो कि आप पॉइंट पे बिल्कुल ईजी रहेगी आपके लिए, ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, बाजार को डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए बाजार। बाजार में पहला वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब बाजार में क्या क्या चीजें होती हैं वही आप अपने माइंड में रख लीजिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चीजों को शुरुआत से बना बना के चल रहे हैं, चीजों को याद नहीं, मतलब रट नहीं रहे हैं, चीजों को समझ समझ के पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, बाजार में क्या कौन कौन चीज होती है। एक तो सामान खरीदने वाला यानी उसे क्या कहते हैं, क्रेता। और सामान बेचने वाला कौन होता है, उत्पादक यानी विक्रेता भी कहते हैं उसको। और क्या होता है, किसके माध्यम से होता है, कोई ना कोई माध्यम होता है जिसकी वजह से उनके बीच में संपर्क होता है। यानी एक वर्ड क्या आ गया, माध्यम। यानी क्रेता विक्रेता माध्यम और संपर्क। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपके माइंड में रखने हैं और जिससे कि आप बाजार की डेफिनेशन बना सकें। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे। तो ये क्या है, ये एक एरिया होता है जहाँ भी आप कहीं भी सामान लेने आते हो तो कोई जगह होती है ना वो। तो ये एक क्षेत्र हो गया, यानी बाजार एक वह क्षेत्र है। क्या है, वह पहला पॉइंट लिख लिया, वह क्षेत्र है। क्षेत्र में क्या होता है, एरिया, क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, जहां कौन होते हैं, कौन क्रय विक्रय करते हैं, क्रेता और विक्रेता आपस में मोल भाव करते हैं सामान का, वह क्षेत्र है। क्रेता विक्रेता और फ्रेंड्स, यहाँ पे माध्यम बहुत जरूरी है। माध्यम यहाँ पे क्या है, माध्यम सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में संपर्क हो रहा है। तो माध्यम यहाँ क्या है, मनी यानी पैसा। तो आप उसको एक काम करिए, तो दूसरा पॉइंट बनाए, इसको थर्ड बना देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वो बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान आ गया। और माध्यम आप जरूर लीजिए। माध्यम जो है सेकंड पॉइंट है, ये वाला कौन सा है, थर्ड पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट, क्रेता विक्रेता का निकट संपर्क होता है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या बनी कि बाजार वह क्षेत्र है, बाजार वह क्षेत्र है जिसके माध्यम से क्रेता विक्रेता का आपस में कोई निकट संपर्क होता है। यानी जिसके माध्यम से क्या है, क्रेता विक्रेता बाजार में निर्धारित कीमतों पर वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा बाजार कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसा आप क्या करेंगे, चीजों को और पॉइंटर बना के चलेंगे तो आपके लिए चीजें याद करनी बहुत ईजी बढ़ जाएगी। बाकी अगर कोई समस्या आ रही है तो मैं आपके इसको जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से अच्छे समझ सकते हैं। लेकिन आप अगर पॉइंटर को बना के चलेंगे तो वहां मैंने पॉइंट से नहीं समझाया है, वहां मैंने आपको ये और इजी तरीके से समझा दिया है कि कैसे आप डेफिनेशन को याद कर सकते हैं पॉइंट बना के। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ आपको बाजार की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी कि बाजार क्या है, वह क्षेत्र है जिसके माध्यम से क्रेता विक्रेता बाजार में निर्धारित कीमतों पर वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी मोल भाव करते हैं। तो आइए बाजार के देखो दूसरा वर्ड क्या आ गया यहाँ पर, बाजार के रूप। अब रूप का मतलब क्या होता है, काइंड्स, यानी इसके कितने रूप प्रकार हैं, कितने इसके रूप हैं। यानी हम आप पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मार्केट, यानी यहाँ पर बाजार के रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस वाले चैप्टर में आपके जो बाजार पेपर में आते हैं वो बहुत सारे बाजार जो आपके स्पेशल्स हैं। यानी आपको मैं बाजार का रूप बता दूं, इसमें सबसे पहला जो बाजार होता है उसका नाम होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। कौन सा बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पहला में नाम है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। दूसरा क्या है, एकाधिरात्मक यानी एकाधिकार बाजार, सॉरी एकाधिकार बाजार, जो जहां एक का अधिकार होता है। थर्ड क्या आता है, एकाधिकार, इसी की तरह थोड़ा नाम होता है लेकिन डिफरेंट है, आपको इसमें और नाम जरूर बताऊंगा। एकाधिरात्मक, देखिए फ्रेंड्स इसको और भी नाम होते हैं, ध्यान देखिए क्योंकि पेपर में कोई सा भी नाम आ सकता है। एक होता है अपूर्ण प्रतियोगिता, और तीसरा नाम होता है इसका थोड़ा इससे मिलता जुलता होता है, देखिए एक, लेकिन वहां क्या आता है, यहाँ एकाधिकार है वो एकाधिकारी हो जाता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। तो फ्रेंड्स इसलिए इनको आपके हार्ड लगती है बच्चों को, क्योंकि इसमें उनको पूर्ण रूप से नॉलेज नहीं होती है, यानी आपके जो एक्सेलेंट मेथड जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ वो चीज़ लोगों को नहीं पता होता। इसलिए फ्रेंड्स क्या होता है, अगर पेपर में आपको कोई भी यहाँ पे मतलब ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया, अब इसमें मैंने आपको मान लीजिए एक ही नाम बता दिया और नाम नहीं बताया, तो क्या होगा, बाकी लोग क्या करते हैं और लोग जो है नाम नहीं बताते इसका पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे और नाम आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में। यानी इसका नाम क्या है, एकाधिरात्मक प्रतियोगिता बाजार भी कहते हैं इसे, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी कहते हैं, और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार भी कहते हैं। इसलिए अगर आप चीज़ों को यहाँ पर समझ के चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग स्किल से चलेंगे, रटेंगे नहीं, तो आपके लिए को बहुत ईजी पढ़ने वाली है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर अथवा करके जितना हो सके उतना आप याद कीजिए चीज़ों की, इसके अथवा के नाम क्या है, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम में नाम आ सकता है। तो फ्रेंड्स लास्ट मार्केट क्या रह गया, अल्पाधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार। तो फ्रेंड्स ये आपके चार टाइप के मार्केट है, यानी पूर्णविता बाजार, एकाधिकारी बाजार, एकाधिकार बाजार, और एकाधिरात्मक या अपूर्ण या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। तीनों नाम एक ही है। और चौथा जो आपका क्या है, ओलिगोपोली मार्केट यानी अल्पाधिकार बाजार। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें पेपर में क्वेश्चन में आता क्या है कि ये चारों बाजार के बारे में डेफिनेशन आ जाएगी, ये और इनकी विशेषता आ जाती है। तो मैं सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो पहली विशेषता में मैंने आपको पहला बाजार दिखाया वही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। यानी क्या करूंगा मैं, इसी को यहाँ पे क्वेश्चन डाल दूंगा कि पूर्णविता बाजार क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए, और इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन यही बन गया। अब फ्रेंड्स देखो कैसे आप पढ़ोगे चीजों को। यहाँ देखिए वर्ड हमने क्या करना है, पहले वर्ड के मीनिंग को समझना है, उसके बाद हमारे लिए सारी चीजें होती है। यहाँ क्या लिखा है, पूर्ण मीन्स क्या होता है, पूरी तरह, यानी कंप्लीट है ये। कैसी है प्रतियोगिता, प्रतियोगिता को क्या कहते हैं हिंदी में, मतलब उसका हिंदी में प्रतियोगिता कहते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है, यानी कंपटीशन करना, एक दूसरे से कंपटीशन करना। बाजार का मतलब आपको बता ही चुका हूँ। तो इस बाजार में अब देखा जाए तो क्या कहना चाह रहा है बाजार, कि इस बाजार में जो प्रतियोगिता होती है वो बड़े लेवल पे होती है ना, यानी कि इस बाजार में कंपटीशन पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आओ उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पूर्णविता बाजार क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि पूर्णविता बाजार बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है, और इस बाजार में क्या है, कौन सी वस्तु बेची जाती है, समरूप वस्तुएं बेची जाती है, यानी जो कि रंग में, रूप में, गुण में, आकार में सब में एक जैसी होती है, उस वस्तु का यानी समरूप वस्तुओं का उद्योग द्वारा जो भी इसकी कीमत को निश्चित करता है, यानी उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों पर इसका क्रय विक्रय होता है। यानी पूर्णविता बाजार की डेफिनेशन अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि पूर्णविता बाजार बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेताओं विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है और समरूप वस्तुएं, यानी उसका मीनिंग बता देंगे ब्रैकेट में,
जो कि मैंने आपको इसे आपको नोट्स में से वैसे मिल जाएगा। समरूप वस्तुओं का निर्धारित कीमतों पर क्रय विक्रय किया जाता है। तो वो क्या है हमारा पूर्ण विक्रता बाजार। अब इसकी विशेषताएं पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले विशेषता क्या है इसकी। अब जैसे जो आपको मैंने डेफिनेशन बताई उसमें आपको अगर वो डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेते हैं तो उसी से आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा आगे के लिए, यानी वही जो डेफिनेशन है आपका आगे बेस बन जाएगा। उसमें से हम हेडिंग उठा लेंगे। मैंने बताया था कि क्रेताओं और विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है, तो यानी क्रेता और विक्रेता दोनों हेडिंग आप यहाँ से बना सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बन गया कि क्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है। फ्रेंड्स यहाँ हम बहुत ही इजी लैंग्वेज से आपको कराएंगे। देखिए, तो क्रेताओं की एक बड़ी संख्या हेडिंग बन गई। इसमें क्या लिखेंगे कि पूर्ण विक्रता बाजार में क्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है, इसलिए कोई भी क्रेता क्योंकि जब क्रेता बाजार में बहुत अधिक हैं, कम नहीं है, कभी उनकी कमी नहीं है इस बाजार में, क्योंकि कौन सा बाजार है, पूर्ण विक्रता बाजार। तो कोई भी एक क्रेता बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, यानी वो चाहे कि अगर कम कीमत में वस्तु को ले ले, खरीद ले, तो नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि क्रेता बहुत बाजार में है। यानी अगर एक क्रेता अगर नहीं लेता तो दूसरा क्रेता तैयार है सामान लेने के लिए। फ्रेंड्स, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बाजार की मतलब कीमत, प्रचलित कीमत पर प्रभावित नहीं कर सकता उसको मतलब। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्या है। अगला जो पॉइंट है आपका इसी से बन जाएगा विक्रेताओं की बड़ी संख्या। जैसे इसको बनाया हमने क्रेताओं को, ऐसे क्या हो जाएगा विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें सेम एज उसी की तरह, मतलब बस यहाँ विक्रेता आ जाएगा, यानी विक्रेता कौन होता है जो सामान को बेचता है मतलब उत्पादक। तो पूर्ण विक्रता बाजार में विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है, इसलिए पूर्ण बाजार उस बाजार के अंतर्गत, यानी इस बाजार के अंतर्गत कोई भी एक फर्म अगर अपनी वस्तु की मतलब अपनी वस्तु को बेचकर यानी लाभ को अधिक करने के लिए वो बाजार में यदि वस्तु की पूर्ति में कमी करे या वृद्धि करे, तो उससे बाजार की जो कुल पूर्ति है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाजार में विक्रेता कितने हैं, बहुत अधिक हैं। अगर कोई विक्रेता कई अधिक पैसे लेने की कोशिश करेगा, यदि ऊंची कीमत वस्तु को बेचने की कोशिश करेगा, तो उसका प्रॉफिट सारे बाजार को मिल जाएगा, इसलिए वो घाटा वो नहीं करेगा। क्योंकि अगर एक बंदा एक फर्म कीमत बढ़ाती है अपनी वस्तु की, तो सभी लोग बढ़ा देंगे, इससे उसको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या। देखिए नीचे लिख देता हूँ मैं थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ उसको, मतलब थोड़ी इनकम पड़ रही है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तो थर्ड पॉइंट क्या आता है आपका। तो थर्ड पॉइंट है वो है फर्म जो होती है, कैसे होती है फर्म वो कीमत स्वीकारक होती है। कैसी होती है, कीमत स्वीकारक। फ्रेंड्स नीचे थोड़ी जगह नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई लिखने में, आप समझ जाइएगा, नोट्स में भी साफ साफ लिखे हुए। फर्म जो है कीमत स्वीकारक होती है। यहाँ इस बाजार में फर्म कैसी होती है, कीमत स्वीकारक होती है। कैसे, देखिए पूर्ण विक्रता बाजार में हमने भी पढ़ा कि वे जो विक्रेताओं की संख्या जो है वो एक बड़ी संख्या होती है, परंतु फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी पूर्ण रूप से उसका नियंत्रण नहीं होता कीमत पर। क्यों, क्योंकि फर्म खुद उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों पर वस्तुओं को बेचती है, इसलिए वो फर्म क्या होती है इस हेडिंग में, इसलिए फर्म क्या होती है, वो कीमत स्वीकारक होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 3 विशेषताएं थी, स्पेशल थी जो बता दी मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। इतने एग्जाम में आएगी आपकी 6 विशेषताएं आती है, ऐसे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, वरना कई कबार जो स्पेशल हेडिंग होती है इन क्वेश्चन की, यानी किसी बाजार की स्पेशल हेडिंग जो होती है उनके ऊपर क्वेश्चन हमें आ जाता है 4 नंबर का, वरना डेफिनेशन आ जाती है कई बार। देखिए भाई 3 विशेषता हो गई, और चौथी देखिए क्या है। चौथी क्या है, बाजार का पूर्ण ज्ञान। फ्रेंड्स, इस बाजार में ना क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण रूप, यानी जो क्रेता यानी सामान खरीदता है और जो विक्रेता जो सामान यानी जो फर्म सामान को बेचती है, उन दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए कोई भी क्रेता कम कीमत पर यानी लो प्राइस पे वस्तु की अधिक मतलब मात्रा नहीं खरीद सकता, और कोई भी विक्रेता ऊंची कीमत पर वस्तुओं को नहीं बेच सकता, यानी ग्राहकों को अपने लाभ के उद्देश्य को देखकर वस्तु की
अधिक कीमत पर नहीं बिक्री कर सकता, क्योंकि दोनों को पूर्ण ज्ञान है बाजार का कि कौन सी वस्तु बेची जा रही है और क्या कीमत है। अगला पॉइंट में बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट, समरूप वस्तुएं। इस बाजार में कौन सी वस्तु बेची जा रही है? क्यों? देखो बाजार का पूर्ण ज्ञान है, मतलब इसमें जो वस्तु बेची जा रही है ना इस बाजार में, वो वैसी वस्तु बेची जा रही है, यानी कौन सी? समरूप वस्तु है, जो कि रंग में, रूप में, गुण में, आकार में, कीमत में, पैकिंग में, सब में और बनावट में एक जैसी होती है, यानी कीमत की दृष्टि से भी एक जैसी होती है। इसलिए इस बाजार में क्या होता है कि जो कीमत जो होती है हर जगह एक समान होती है। क्यों? क्योंकि समरूप वस्तु बेची जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अगली हेडिंग, जो आपकी छठी हेडिंग है वो है, क्या है? इस बाजार में कोई भी नई फर्म, यानी आसानी से, यानी क्या हेडिंग? फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन, यानी इस बाजार के अंतर्गत कोई भी फर्म, कोई भी नई फर्म जो है किसी भी समय बाजार में प्रवेश कर सकती है और लॉस होने पर, घाटा होने पर कभी छोड़ के जा सकती है। इसके लिए कोई प्रतिबंध लागू नहीं होते, यानी नई फर्म के प्रवेश पर और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होते इस बाजार में, कोई भी मतलब रोक टोक नहीं होती। मतलब देखिए सातवीं हेडिंग पे फ्रेंड्स, सातवीं हेडिंग बहुत ही स्पेशल है, इसलिए मैं उसको, उसमें डायग्राम भी है, इसलिए मैं उसको थोड़ा आगे लिखूंगा, इसके लिए स्पेस चाहिए होगा मुझे, क्योंकि वो एग्जाम में अलग से आ जाती है क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड्स, सातवीं हेडिंग जो होती है उसको होता है पूर्ण प्रतिभा बाजार में मांग वक्र का स्वरूप, यानी मांग वक्र का आकार। आप इसे मांग वक्र का स्वरूप या आकार भी लिख सकते हैं, या वो जैसे मैंने नोट्स में आपको लिख रखा है वैसे आप बता लिए, वो भी ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र का आकार कह लीजिए, आकार या स्वरूप भी कह सकते हैं आप इसे, मैंने ऑब्लिक कर दिया है, ठीक फ्रेंड्स। स्वरूप, दोनों को से कोई वर्ड आप ले सकते हैं, यहाँ पर आकार भी लिख सकते हैं और स्वरूप भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। और आप चाहते हैं मांग वक्र का आकार या स्वरूप इतना भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको ध्यान रहे कि ये कौन से बाजार की मतलब स्वरूप की बात हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो पूर्ण प्रतिभा बाजार में मांग वक्र का स्वरूप कैसा होता है? क्योंकि इस बाजार में जो है एक समान वाली कीमत वाली जो वस्तु कीमत के समान से और रंग रूप गुण आकार यानी सब चीज में एक जैसी होती है, उस वस्तु का यहाँ पे मतलब बिक्री हो रही है, क्रय विक्रय हो रहा है। यानी कौन सी वस्तु की बात कर रहा हूँ मैं? समरूप वस्तुओं की बात कर रहा हूँ। इसलिए इस बाजार में जो इसका मांग वक्र होता है वो कैसा होता है? लोचदार होता है। यानी कैसा लोचदार? पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः लोचदार किसे कहते हैं? जब ये यानी जो कर्व है वो एक्स अक्ष के समांतर होता है, तो उस कंडीशन में कहते हैं पूर्णतः लोचदार, है ना फ्रेंड्स। यानी जब हमारी कीमत स्थिर हो जाती है, यानी सब जगह एक जैसी है, तो इसका मतलब स्थिर ही होगा इसका मतलब। तो यानी कि इसमें जो है आपका जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा। यानी मैं आपको टेबल से और से समझा दे रहा हूँ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस बाजार में कौन सी वस्तु बेची जा रही है? समरूप वस्तु है, जिसमें जो कीमत दृष्टि से, यानी हर चीज की दृष्टि से तो एक समान है, लेकिन कीमत के दृष्टि से भी एक समान है। इसलिए इस बाजार का जो मांगक होता है वह पूर्णतः लोचदार होता है। यानी एक्स अक्ष के, यानी एक्स अक्ष क्या होता है? ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, उसके समांतर होता है। इसका जो मांगक का जो स्वरूप है वो एक्स अक्ष के समांतर होता है। इसीलिए टी आर जो है वो समांतर से बढ़ता है, और ए आर, एम आर और प्राइस, तो ये तीनों एक जैसे होते हैं। मैं आपको तालिका से समझाता हूँ, देख लीजिए। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अलग से क्वेश्चंस में आ जाती है। देखिए, तो यहाँ हमें क्या लेना है? एक तरफ आप ले लीजिए क्वांटिटी, ठीक फ्रेंड्स, एक तरफ ले लीजिए प्राइस। यहाँ एक तरफ आएगा टी आर, एक तरफ आएगा एम आर, एक तरफ आएगा ए आर, क्योंकि तीनों हमें ये एग्जाम में शो करनी होगी। यहाँ पहली क्वांटिटी लीजिए, इस पे उसने कितनी इकाई का क्या रेट थे? पहली इकाई पे 5, और दूसरी फर्म पे गया तो वो 5, तीसरी पे गया तो भी 5, और चौथी इकाई गई तब भी उसने 5, तो आगे 5 इकाई गई तो 5। तो यानी कि इसका मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाजार में कौन सा बाजार है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसमें क्या है कि कीमत एक समान है हर जगह, यानी हर इकाई पे इसको एक ही कीमत देनी पड़ेगी। तो देखिए टी आर कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। बाकी मैं आपको ये चैप्टर जब कराऊंगा रिवेन्यू वाला, इसी यूनिट का है,
इसी यूनिट में जो अगला चैप्टर है आगम अधिकतम लाभ वाला, उसमें आपको मैं न्यूमेरिकल निकालना भी सिखाऊंगा कैसे मतलब होगा। लेकिन यहाँ पे अभी शॉर्ट में समझ लीजिए क्योंकि इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ रही है इसलिए। तो टी आर यहाँ पे निकालने कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड्स टी आर का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई क्यू या ए आर मल्टीप्लाई क्यू भी होता है। लेकिन हमें क्या करना है अभी यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है सामने, तो हम क्या करेंगे प्राइस मल्टीप्लाई क्यू यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 यूनिट तक ले लीजिए आप भी। अब एम आर कैसे निकलता है, देखो एम आर का जो फॉर्मूला होता है, एम आर निकालने तरीका होता है वो टी आर का गैप निकालते हैं, यानी टी आर का अंतर निकालिए आप तो एम आर निकल जाएगा। एम आर कैसे निकलेगा, पहली इकाई पे देखो, पहली इकाई पे एक ट्रिक है, तीनों बराबर होते हैं और अब इसका गैप कितना है इन दोनों में 5, यानी आप इसका गैप निकालते रहिए ये निकलता जाएगा। इन दोनों में कितना गैप है 5 का, इन दोनों में कितना गैप है 5 का, इन दोनों में गैप कितना है 5 का। अब ए आर निकालने फॉर्मूला क्या था, ये एवरेज होता है हमेशा, तो यानी ए आर इक्वल टू टी आर अपॉन में क्यू। तो टी आर को डिवाइड कर दीजिए, टी आर को डिवाइड करिए इससे, तो ये आ जाएगा यानी 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25। तो फ्रेंड्स आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि बाजार में समरूप वस्तुओं की बिक्री के कारण, समरूप वस्तुएं ने जो रंग में, रूप में, गुण में, आकार में सब में एक जैसी होती है, कीमत भी उसकी एक जैसी होती है, उसके वस्तु की बिक्री के कारण इस बाजार में कीमत कैसी है, सब जगह हर इकाई पे एक समान है। इसलिए यहाँ पर जो टी आर है समांतर से बढ़ा, समांतर किसे कहते हैं, देखिए आप गैप देखिए 5-5 का आ रहा है हर जगह, तो इसे कहते हैं समांतर से बढ़ना। और एम आर और ए आर और प्राइस देखिए तीनों इक्वल आ गए, इसीलिए जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा सा डायग्राम, मैंने तो काल दिन दिखाया था, आप यहाँ भी देख सकते हैं। इधर ले लीजिए, नीचे क्या होती है मांग, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ कि नीचे मात्रा होती है, पता होगा आपको, वो मैंने मांग वाले चैप्टर में आपको अच्छे से कराया था। 1 2 3 ले लीजिए, 4 और यहाँ मैंने 5 ले लिया, ये होगी यहाँ पे क्या होगी मात्रा यानी मांग होगी। मात्रा लिख लीजिए क्वान्टिटी, या यहाँ क्या होती है कीमत यानी प्राइस भी लिख देता हूँ मैं। तो प्राइस क्या है ये, यहाँ पर प्राइस डाल लीजिए 1 2 3 4 और ये 5। पहली इकाई पे कितनी है, पहली क्वांटिटी में कितनी प्राइस यानी 5 रुपए कीमत में कितनी इकाई खरीदी जा रही है 1, तो यहाँ पर 1 देखिए, 2 पे 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5 और ये आपका 5 पे भी 5। अब इन सबको मिला दीजिए तो कर्व कैसा आ गया, देखिए आप कैसा आ गया, एक्सेस के समांतर आ गया। इसीलिए जो मांग, ये पूर्णतः बाजार में जो मांग का स्वरूप है वह पूर्णतः लोचदार होता है, यानी एक्सेस के समांतर होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बाजार आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया, मैंने इसकी विशेषताएं आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बाजार की ओर, नेक्स्ट मार्केट की ओर। बाकी लास्ट में क्या है, मैं आपको इसकी स्पेशल हेडिंग बताऊंगा कि किस प्रकार एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, कि इनकी जो हेडिंग होती है, जो स्पेशल हेडिंग होती है, जैसे मैंने आपको जितनी विशेषताएं यहाँ पे इनकी बताई, तो कुछ स्पेशल हेडिंग भी होती है जिसके बेस पे एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आ जाता है। वो कैसे आया वो बताऊंगा मैं आपको, देखिए प्रोसेस है, पहले करा दूं उसको कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका, एकाधिकार बाजार क्या है। एकाधिकार बाजार क्या है और ये कितने प्रकार के होता है, और ये इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं बताइए। सेम क्वेश्चन रिपीट होगा फ्रेंड्स हर जगह, यहाँ पे भी इसकी विशेषता बतानी है, एक अधिकार बाजार के बारे में बता है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था आपको, हमको कैसे समझना है, वर्ड के मीनिंग को समझ के चलना है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। देखिए वर्ड को ध्यान से देखिए आप, वर्ड में क्या लिखा है एकाधिकार। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, देखो एक, अब आ की मात्रा को क्या लिखते हैं हम, प्लस कर दिए आ गया, अधिकार को अधिकार पूरा लिख दीजिए यानी अधिकार, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कैसे मिला है, मतलब ये वर्ड कैसे बना है, एक अधिकार, एक प्लस अधिकार, यानी किसका यहाँ इस बाजार में किसका अधिकार है, सिर्फ एक का अधिकार होगा, और वो कौन है, विक्रेता। यानी इस बाजार में जो पढ़ेंगे वो उसमें जो विक्रेता है वो एक है, यानी क्रेताओं तो हर बाजार में अधिक होते हैं, क्रेता तो हर जगह आपको अधिक मिलेंगे, क्योंकि जो वस्तु को खरीदने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, क्रेता ही होते हैं। वही नहीं रहे तो फिर विक्रेता क्या करेंगे सामान को बेच के, लेकिन इसमें जो विक्रेता है वो एक ही है, इसलिए इस बाजार का नाम क्या है, एकाधिकार। तो इस ट्रिक से आप इस चीज को समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग स्किल से। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखिए तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, इस बाजार की डेफिनेशन क्या बनती है कि एकाधिकार बाजार, यानी एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें केवल एक विक्रेता और वस्तुओं को खरीदने वाले जो क्रेता होते हैं उनकी संख्या कैसी होती है, एक बड़ी संख्या होती है यानी अधिक होती है, और वस्तु यानी फर्म द्वारा जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है, यानी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं को निकट स्थान पर उपलब्ध नहीं होता है,
और फर्मों के प्रवेश, यानी जो कोई भी नई फर्म अगर इस बाजार में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो उस पर प्रतिबंध लागू होते हैं, उसके प्रवेश या बहिर्गमन पर प्रतिबंध लागू होते हैं, यानी रोक टोक होती है, कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप खुद लॉजिक लगाइए, ये बाजार कौन सा है? एकाधिकार बाजार, यानी खाली एक ही विक्रेता जब इस बाजार में है तो दूसरी फर्म कैसे आ सकती है इस बाजार में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई थी। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं भारतीय रेलवे का जो अधिकार जो है जमा हुआ है भारतीय रेलवे में, जिसमें वो अलग अलग अपने हिसाब से कीमतों का निर्धारण करती है, यानी जो जनरल है उसकी अलग फीस, जो विकलांग है उनकी अलग फीस, एसी जो हमारे एसी वाली बोगी होती है, जो भी हमारे डिब्बे होते हैं उसमें अलग फीस होती है, तो अपने अनुसार वो एक अधिकार इसने जमा रखा है भारतीय रेलवे पे। इसलिए यहाँ पर हम एक अधिकार बाजार को अच्छे से समझ सकते हैं कि भारतीय सरकार द्वारा भारतीय रेलवे पर क्या जो भारत सरकार का एक अधिकार है उस वो क्या है हमारा एक अधिकार का एग्जाम्पल। तो आइए बढ़ते हैं इसके विशेषताएं के ऊपर। देखिए फ्रेंड, इसके विशेषता क्या होगी? अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई कि इसमें केवल एक विक्रेता अनेक क्रेता होते हैं, क्रेताओं की संख्या कैसे होती है? बड़ी संख्या होती है, लेकिन विक्रेता खाली एक ही होता है, यानी एकमात्र फर्म होती है इसमें। तो वही आप यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं यहाँ पर, यानी पहली हेडिंग क्या बनेगी विशेषता में? पहले आपकी हेडिंग बनेगी एक विक्रेता अनेक क्रेता, वहां लिख लीजिए, अनेक क्रेता भी कर सकते हैं, और अनेक क्रेता। तो पूर्णतः बाजार में एकाधिकार बाजार जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है? इसमें सबसे पहली विशेषता क्या है आपकी कि इस बाजार में वस्तु का उत्पादन करने के लिए एकमात्र विक्रेता होता है, एकमात्र विक्रेता होता है, और क्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है। यानी कि हम जो इस बाजार में पढ़ रहे हैं वो कौन सा बाजार है? एकाधिकार बाजार, यानी इसमें एक विक्रेता, वस्तु को उत्पादन करने खाली एक ही विक्रेता मिलेगा आपको, और जो वस्तु खरीदने वाले जो होते हैं यानी क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, क्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है इस बाजार में। पहली विशेषता क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरी विशेषता पर। तो इसमें जो हम एक ही वस्तु को बेचेंगे तो वस्तु यहाँ पर दूसरी विशेषता जो बन जाएगी वो है निकट स्थानापन्न का अभाव। जब इस बाजार के अंतर्गत केवल एक ही विक्रेता है, यानी एक ही विक्रेता सब कुछ कर रहा है, सब वस्तु का निर्माण कर रहा है, उस पर नियंत्रण कर रहा है, तो उस वस्तु को कोई और वस्तु तो इसके मुकाबले टक्कर नहीं दे सकती, यानी उसका उत्पादन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे हेडिंग क्या हो जाएगी? नेक्स्ट हेडिंग कि निकट स्थानापन्न का अभाव, यानी इस बाजार में केवल एकमात्र विक्रेता होने के कारण वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता जो कि उसको प्रभावित कर सके। ठीक फ्रेंड्स, ये थी आपकी सेकेंड हेडिंग, यानी एकाधिकार बाजार के अंतर्गत वस्तु को टक्कर देने के लिए कोई या उसको प्रस्थापित करने के लिए, उसकी वस्तु को प्रस्थापित करने के लिए कोई निकट स्थानापन्न उसके उपलब्ध नहीं होता, जिससे कि क्या है ये जो है अपने इस वस्तु का जो विक्रेता होता है, इस बाजार में जो विक्रेता होता है वो एक अधिकार जमा लेता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? कीमत विभेद। फ्रेंड्स, कीमत विभेद क्या होता है? इस बाजार में देखिए आप जानते हैं पूर्ण रूप से कि जो फर्म है वो केवल एक ही है, वो फर्म खाली एक ही है जो वस्तु का निर्माण कर रही है और उस पर नियंत्रण कर रही है, उसका प्रचलन कर रही है। तो उस स्थिति में क्या है कि कीमत विभेद की स्थिति भी पाई जा सकती है, यानी एकाधिकार जो है कीमत विभेद वाली स्थिति को भी प्रयोग कर सकता है। कीमत विभेद क्या होती है? कीमत विभेद से तात्पर्य होता है कि जब कोई एकाधिकारी, जब कोई फर्म अपनी वस्तुओं के विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कीमत विभेद कहते हैं। ये ऐसा क्यों करता है? वो अपने लाभ को अधिक करने के उद्देश्य, यानी किसी को अधिक कीमत में बेच दिया, किसी को कम कीमत पर, क्योंकि उसी की चलेगी इस बाजार में। क्योंकि इस बाजार में कौन सी फर्म है? और केवल एक ही फर्म है, लेकिन क्रेता बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ उसी फर्म की चलेगी जो इसमें एक अधिकार जिसने जमा रखा है। ठीक फ्रेंड्स, अगला फोर्थ पॉइंट में बढ़ते हैं, कीमत निर्धारक। तो फ्रेंड्स, जब इसमें बाजार में कीमत विभेद पाई जाएगी तो यानी कि वो इसके बाजार में
पूर्ण रूप से नियंत्रण है, पूर्ण रूप से जो एक फर्म है वो इस बाजार में बाजार की सभी वस्तुओं पर पूर्ण रूप से उसने नियंत्रण बना रखा है। इसीलिए वो क्या करता है, अपने अनुसार अपने अपनी योजना अनुसार कीमतों का नियंत्रण करता है। यानी आप ये कह सकते हो कि इस बाजार में जो एकाधिकार बाजार है उसमें जो एकाधिकारी होता है उसको कीमत निर्धारण करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यानी उसके हाथ में पावर होती है कि वह स्वयं कीमत निर्धारित करेगा। इसके लिए यानी कीमत वस्तु की कीमत के निर्धारण के लिए वो किसी अन्य फर्म पर निर्भर नहीं रहता। ठीक फ्रेंड्स, ये तो इसकी खास विशेषता होगी इसकी। अगली फ्रेंड्स विशेषता बताता हूँ आपको, और यहाँ स्पेस चाहिए होगा। तो कितनी विशेषता हो गई फ्रेंड्स? 4 हो गई थी। अगले 5वीं विशेषता क्या है? फर्मों के यानी नई फर्म, सॉरी फ्रेंड्स, कोई भी नई फर्म है इस बाजार के अंतर्गत प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो निर्धारण कर रखा है कीमतों का वो केवल एक ही विक्रेता, एक ही फर्म द्वारा हो रहा है। इसलिए इस बाजार में कोई भी नई फर्म आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती। उसका प्रवेश करने पर क्या है, प्रतिबंध लागू होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग के लिए फ्रेंड्स मुझे स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ वो जो लास्ट हेडिंग है इसकी, मांग वक्र का स्वरूप। यानी आप कह सकते हैं, इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं कि एकाधिकार बाजार में मांग वक्र का स्वरूप या मांग वक्र का स्वरूप भी लिख सकते हैं। वैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब इस बाजार में कीमतों पर नियंत्रण किसका है? एक फर्म का। एक फर्म जो है इसके एकमात्र उत्पादक होने के कारण इस बाजार में जो इसका मांग वक्र का जो स्वरूप है वो कैसा होता है? बाएं से दाएं नीचे की तरफ ढालू होता है। यानी बाएं से दाएं, जो जैसे डिमांड कर आपने देखा था, मैंने आपको डिमांड कर वाला लॉ ऑफ डिमांड कराया था, तो इसका जो वक्र का स्वरूप होता है ना फ्रेंड्स, वो कैसा होता है? बाएं से दाएं नीचे की तरफ ढालू होता है। यानी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको टक्कर देने के लिए यहाँ पे कोई फर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक मात्र ही उत्पादक है जो वस्तु का निर्माण कर रहा है। उस पर उसने कीमत नियंत्रण भी कर रखा है। यानी वो अपने लाभ के उद्देश्य को अधिक करने के लिए कभी किसी उत्पादक, कभी किसी विक्रेता से अधिक कीमत ले सकता है, कभी किसी से कम ले सकता है। लेकिन अगर वो बहुत ही ज्यादा अगर कीमत को अगर अधिक करने की रणनीति उसने अपनाई है, योजना बनाई है, तो वो क्या है, अपने बाजार में ग्राहकों को खो सकता है। तो वो क्या करेगा? अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु की कीमत को कम निश्चित करता है, ताकि अगर वस्तु की कीमत देखिए, खुद देखिए आप, हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो डिमांड उसकी अधिक होती है। तो लोग इसके सामान को कब खरीदेंगे? जब ये ज़्यादा महंगा ना करे, नॉर्मल महंगा मतलब सस्ता रखे थोड़ा सामान को, ताकि लोग इसके ग्राहक बढ़े। और जब ग्राहक बढ़े तो अपनी रणनीति के हिसाब से कभी भी प्राइस बढ़ा सकता है जो उसको प्रॉफिट होगा। तो लोग जो कब जुड़ेंगे इसके पास, कब आएंगे सामान खरीदेंगे? जब ये प्राइस को डाउन करेगा। इसलिए यहाँ फ्रेंड देखिए, जब प्राइस को डाउन करेगा तभी इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। तो यहाँ देखिए आप, प्राइस डाउन हो रहा है तभी डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस डाउन हो रहा है तभी डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का नियम यहाँ बन जाता है। इसलिए इसका कर्व कैसा होता है? वक्र का जो स्वरूप है वो बाएं से दाएं नीचे तरफ ढालू का नियम बन जाता है यहाँ पर। यानी आप इसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, और इसका दूसरा नाम जो हो जाएगा वो बेलोजार कह सकते हैं इसको। यानी इसका जो वक्र का जो स्वरूप है, पूर्णतः एकाधिकार बाजार का जो वक्र का स्वरूप है वो बेरोजगार भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, अगर एकाधिकारी कीमत को अधिक करता है या कीमत को कम करता है तो बाजार की मांग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों को। मतलब वो अनिवार्य चीजों पे, ऐसी वस्तुओं की कीमत का निर्धारण का हक मिलता है उसको। ऐसे वस्तुओं पर उसको राइट मिलता है कि जो कि अनिवार्य होती है, आवश्यक होती है हमारे लिए। इसलिए हमें जो भी वो कीमत एकाधिकारी इस बाजार में कीमत निश्चित करता है उस कीमत पर सभी को उपभोग करना पड़ता है, यानी उस कीमत पर सभी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसलिए क्यों? क्योंकि इस बाजार में केवल एक ही विक्रेता है, वही वस्तु का निर्माण कर रहा है, वही निर्धारण कर रहा है और उसी की चलेगी इस बाजार में। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका वक्र का जो स्वरूप है, यानी कोई भी फर्म इसको टक्कर नहीं दे पा रही है। एकमात्र विक्रेता होने के कारण बाजार में इसका जो वक्र का स्वरूप है वो बाएं से दाएं नीचे तरफ ढालू होता है, यानी बेरोजगार होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था आपका कौन सा? एकाधिकार बाजार।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका कि एकाधिरात्मक, एका जो थर्ड बाजार में मैंने बताया था, एकाधिरात्मक प्रतियोगिता बाजार। फ्रेंड्स मैं इसको और नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने ये और नाम आपको पहले क्वेश्चन में जब कराया था, मैंने आपको इसका प्रकार बताए थे, तो इसको और नाम भी बताए थे। क्या नाम था इसका? अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिरात्मक प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकारी भी। तो इसका अब मैं एक ही वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रतियोगिता बाजार क्या है और इसकी विशेषता बताएं, इसकी विशेषताएं। बार वही चीजें रिपीट हो रही है, विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स इस बाजार के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये बाजार कौन सा होता है। तो फ्रेंड इस बाजार का जो नाम है वो कैसा है? अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी एकाधिरात्मक प्रतियोगिता बाजार। यानी इस बाजार में एकाधिरात्मक यानी सभी फर्म जो है अपने एकाधिकार बनाने का प्रयत्न करती हैं, यानी अपना, जैसे हमने अभी से पहले एकाधिकार बाजार वाला पढ़ा, तो उसी प्रकार इस बाजार में सभी लोग कोशिश करते हैं कि अब इस बाजार में हम अपनी वस्तुओं का एकाधिकार बनाने की प्रयत्न करें, यानी एकाधिकार बनाने की कोशिश करती हैं अपनी वस्तुओं का अन्य विक्रेता की तुलना में, यानी कंपटीशन बहुत तगड़ा मिलेगा आपको इस बाजार में। एक विक्रेता का दूसरे विक्रेता से जो कंपटीशन और प्रतियोगिता होती है वो बहुत ही विशाल रूप में होती है इस बाजार में। तो देखिए क्यों? क्योंकि इसमें इस बाजार में एक विक्रेता की जो वस्तु है वो दूसरे विक्रेता की वस्तु से रंग में, रूप में, गुण में, आकार में, सब में अलग अलग, जो जितने विक्रेता हैं वो अलग अलग बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है इस बाजार में। तो देखिए फ्रेंड डेफिनेशन सुनिए इसकी क्या है। एकाधिरात्मक प्रतियोगिता बाजार या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या होती है, परंतु एक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता की वस्तु से रंग में, रूप में, गुण में, बनावट में, पैकिंग में, आकार में, सब में विभेदीकृत होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। यानी एक विक्रेता की वस्तु अगर रंग में, रूप में, गुण में, आकार, सब में, यानी यहाँ पे हर चीज में अलग अलग होगी, तभी यहाँ पे इसको एक अधिरात्मक प्रतियोगिता बाजार कहा गया है। यानी हर व्यक्ति जो है अपने विक्रेता, अपने वस्तुओं को ऊपर एक अधिकार जमाना चाहता है कि मेरी वस्तु जो है बहुत ही अलग बने, ताकि ऐसे बाजार जो उसके बनावट, पैकिंग जो भी कर रहा हूँ वो अन्य बाजार में और विक्रेता के पास ना मिले ऐसी वस्तु। तो इसलिए इसको क्या है, ये एक अधिकार बाजार की और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की डेफिनेशन थी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, मैं एग्जांपल बताता हूँ। दंतमंजन, आपने देखा होगा कि दंतमंजन के कितने सारे ऐड आते हैं, कॉलगेट है, मैक्स फ्रेश है और क्लोजअप है। तो ये एक ही, तो ये क्या कर रहे हैं लोग अपने पैकिंग, जो उसका टेक्सचर है यानी बनावट, आकृति, ये सब चीज़ें अलग अलग करते हैं, लेकिन है क्या, ये दंतमंजन एक ही चीज़ है। ठीक फ्रेंड, डाबर लाल, दंतमंजन, बबूल, तो ये सब ऐड ये अलग अलग हो गए, यानी कि एक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से रंग में, रूप में, गुण में, आकार में, क्वालिटी में, सब में अलग अलग हो गए। इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ से डेमो से समझ सकते हैं। रेस्टोरेंट देख लीजिए आप, रेस्टोरेंट के सबके अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग रेसिपी होती है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, कौन से बाजार में आते हैं, ये सब एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार यानी एकाधिरात्मक प्रतियोगिता बाजार या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखिए अब विशेषताएं से क्या हो जाती है। अब विशेषता हमने डेफिनेशन से बनाएंगे। पहले क्या है यहाँ पर, एक विक्रेता, सॉरी, क्रेताओं और विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या। फ्रेंड ये बिल्कुल सेम वहाँ पर कंडीशन, यहाँ पे जब ज़्यादा है तो यहाँ पे क्रेता और विक्रेता दोनों ही एक बड़ी संख्या के रूप में मिलेंगे आपको। ठीक फ्रेंड्स, तो एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में क्या होगा, वो जो है क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या आपको बड़े रूप में मिलेगी, तभी यहाँ पर कंडीशन ज़्यादा मिलता है। इसलिए अगला क्या है, अब इस बाजार में जैसे हमने पूर्व बताया, बाजार में यहाँ पे कोई भी फर्म आराम से मतलब बिजनेस में आ सकती है, यानी फर्मों के प्रवेश यानी स्वतंत्र प्रवेश कह दीजिए कि मतलब स्वतंत्र होता है, प्रवेश तथा निकास पर स्वतंत्रता। यानी बिल्कुल सेम उसी की तरह जो मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हेडिंग कराई थी वो यहाँ पे को लिखनी है, वही पॉइंट यहाँ पे आएगा। यानी वो इस बाजार में भी क्या है, पूर्ण रूप से कोई भी नई फर्म आराम से इस बिजनेस में यानी बाजार में कभी भी आ सकती है और घाटा होने पर कभी छोड़ के जा सकती है, उसी की तरह सेम हेडिंग है।
लेकिन जो डिफरेंट हेडिंग आती है वो क्या आती है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी विक्रय लागत। विक्रय लागत फ्रेंड्स, इस बाजार में ना जो विक्रय लागत है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मान जाती है इस बाजार में। क्यों? क्योंकि इस बाजार में लोग क्या करते हैं, अपनी वस्तु की ओर ग्राहकों को अपनी वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए अपने विज्ञापन पे और बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, यानी कि अपने विज्ञापन पे अधिक पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि विज्ञापन जितना अधिक होगा तो लोग उतने ज़्यादा आकर्षित होंगे और फिर इनकी वस्तुओं को खरीदने के लिए आएंगे। यानी अपनी वस्तुओं को अधिक बिक्री करने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए ये क्या करते हैं, विज्ञापन यानी विक्रय लागत हो, यानी जितना पैसा इनका बिजनेस में यानी उत्पादन करने में लगा है उससे अधिक पैसा भी ये विज्ञापन में खर्च करते हैं, इसलिए यहाँ पे विक्रय लागत है महत्वपूर्ण होती है। ठीक फ्रेंड्स, अगला आता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मिटाना पड़ेगा हमें। आपका फोर्थ पॉइंट आता है, वो क्या है, गैर मूल्य प्रतियोगिता। फ्रेंड्स ये क्या होता है, गैर मूल्य प्रतियोगिता? देखो, गैर मूल्य प्रतियोगिता का मतलब होता है कि कभी कभी ना इस बाजार के अंतर्गत फर्में क्या करती है, बिना कीमत में परिवर्तन किए अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ा देते हैं। कैसे? क्योंकि वो क्या करते हैं, जब उन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई है तो वो लोग क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि हम कोई सामान अगर बेच रहे हैं तो उसके साथ दो चीज़ या कोई चीज़ फ्री दे दो, ताकि ग्राहक जो है हमारे सामान को अधिक खरीदने के लिए आकर्षित हो। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें एक्स्ट्रा मिलती है, फ्री मिलती है, तो लोग ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं उसकी ओर। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं, गैर मूल्य प्रतियोगिता। यानी ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसे उत्पादक क्यों करते हैं, क्योंकि अधिक कम यानी प्रतियोगिता अधिक होने के कारण इस बाजार में हर ग्राहकों का, जितने भी ग्राहक हैं उनको अपनी वस्तु को आकर्षित करने के लिए वो इस नीति को अपनाते हैं, यानी गैर मूल्य प्रतियोगिता। यानी उपहार योजना या विज्ञापन के अधिक के माध्यम से तो क्या हो जाती है, हमारे किस में आ जाता है, गैर मूल्य प्रतियोगिता आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स अगला, तो इसमें क्या पाया जाता है, उत्पाद विभेद पाया जाता है। अगले हेडिंग क्या है, उत्पाद विभेद। फ्रेंड्स उत्पाद विभेद को मैं दूसरा नाम बताता हूँ आपको, ये आपको क्योंकि मैंने ये लिखा है, क्योंकि एग्जाम में जाता है कई बार ये भी नाम आ जाता है, और इसका दूसरा नाम जो है कीमत विभेद भी कहते हैं इसको, सॉरी उत्पाद विभेद यानी वस्तु विभेद। उत्पाद मीन्स क्या होता है, वस्तु विभेद। वस्तु विभेद क्या होता है फ्रेंड्स, जब कोई विक्रेता यानी इस बाजार में क्या करता है, जो एक अधिकारी होता है, यानी जो भी इस बाजार का जो विक्रेता होता है, वो अपनी वस्तुओं को दूसरे विक्रेता की वस्तु से रंग में, रूप में, गुण में, आकार में, सब में विभेदीकृत करता है। इसे हम क्या कहते हैं, वस्तु विभेद करता है। ऐसा क्यों करता है, लाभ अपनी और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, अपनी वस्तु की अधिक बिक्री को बढ़ाने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो इसलिए ये इस बाजार की इंपॉर्टेंट हेडिंग हो गई फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, अब इसके स्वरूप पे आते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स में स्पेस चाहिए होगा, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका वक्र का स्वरूप, मांग वक्र का स्वरूप लास्ट हेडिंग है फ्रेंड्स। तो इसका मांग वक्र का स्वरूप कैसा होता है, बहुत ही लोचदार पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो वक्र का स्वरूप है सेम एकाधिकार बाजार की तरफ पाया जाता है, लेकिन उसमें क्या था, उस बाजार में कोई भी प्रतियोगिता के लिए और कोई से टक्कर नहीं दे सकती थी फर्म को। किस बाजार की बात कर रहा हूँ मैं, एकाधिकार बाजार की बात कर रहा हूँ पहले। तो एकाधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता था और उसका पूर्ण नियंत्रण था बाजार के ऊपर, वो कीमत को कम या ज्यादा कर सकता था और उसका कोई निकट स्थान पर उपलब्ध नहीं था। इसलिए वो क्या करता, उस बाजार का यानी एकाधिकार बाजार पर पूर्ण नियंत्रण था। तो इसलिए उसका अत्यधिक यानी कोई भी उसको टक्कर नहीं दे पा रही थी बाजार में, क्योंकि एकमात्र वो विक्रेता था उस बाजार में। इसलिए उसका जो वक्र था वो बाएं से दाएं पूर्ण रूप से यानी जो आपका बेलुस्तर पाया गया था। यानी पूर्ण रूप से अगर कोई कीमत घटाए बढ़ाए तो उससे बाजार को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, यानी लोग उसके सामान को खरीदते ही खरीदते। लेकिन यहाँ पर इस बाजार में क्या है, इस बाजार में जो विक्रेता है वो बहुत सारे हैं, यानी कि जो एकाधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं बाजार में, उनकी संख्या बहुत अधिक है, उन विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए इसका जो कर्व बनेगा यानी जो वक्र बनेगा सेम एकाधिकार बाजार की तरह बनेगा। लेकिन जो MR जो इसमें जो वक्र के ढलान की जो तीव्रता होगी, यानी जो ये जो कर्व है हमारा, ये जो नीचे गिरता है वो बहुत तेज गति से ले जाएगा, यानी
तेज गति से यहाँ पे घटेगा। यानी अगर ए आर एम आर का हम स्वरूप बनाएंगे वक्र का, तो वो तेज एम आर की तुलना में ए आर की तुलना में एम आर तेज गति से घटेगा। और क्यों? क्योंकि इस बाजार में जो है प्रतियोगिता अधिक है। प्रतियोगिता अधिक होने के कारण लोग क्या क्या करेंगे, इसका जो कर्व है वो अधिक लोचदार होता है, यानी तेज गति से यहाँ पे घटेगा। यानी आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, क्वांटिटी ले ली, प्राइस ले ली, यहाँ पे कीमत कितनी है, 10 हो गई, 9 8 7 6 5, यानी तीव्रता से घटेगी नीचे तक, यानी लोग यहाँ पर सामान को लेने का प्रयास करेंगे। एक इकाई 2 3 4 5 6, तो आप इसको और नीचे करें तो पूरा माइनस तक यहाँ पर 1 तक भी जा सकता है प्राइस से, यानी 6 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब यहाँ पे 4 देगी कीमत तो यहाँ पे 7 हो जाएगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कर्व होगा आपका वो तेज गति से नीचे, यानी बाएं से दाएं नीचे की तरफ, बिल्कुल सेम एकाधिकार की तरह इसका भी कर्व होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो वक्र का जो स्वरूप बनेगा वो क्या होगा, अधिक लोचदार बनेगा। कैसा होगा, अधिक लोचदार। क्यों? क्योंकि प्रतियोगिता के अत्यधिक होने के कारण, प्रतियोगिता जब अधिक होती है बाजार में, उसके कारण क्या है इस बाजार में जो वक्र का स्वरूप होगा वो अधिक लोचदार होगा। तो देखिए फ्रेंड, तो अभी यहाँ आपको मैंने क्या करा दिया कि मैंने आपको एकाधिकार यानी एकाधिरात्मक प्रतियोगिता बाजार यानी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में बता दिया। तो फ्रेंड्स अब जो आपका जो बचा वो अल्पाधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार के ऊपर भी अलग से 2 क्वेश्चन अलग आते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं उसको इस वाले वीडियो में कराता हूँ तो काफ़ी ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेंडिंग रहेगा आपका अल्पाधिकार बाजार क्या है, और इसके आगे भी एक क्वेश्चन है कि संयोगी अल्पाधिकार, गैर संयोगी अल्पाधिकार, जो कि एनएस के कंटेंट में अलग नाम से भी अथवा करके भी उसका नाम है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो मैं आपको क्या है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, यानी ये फर्स्ट पार्ट है आपका, जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपका इसके बाद बनाऊंगा, तो उसमें आप कर लिए। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको यहाँ पे इतने बाजार कराए, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए, हेडिंग की याद करिए, क्योंकि हेडिंग में आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि हेडिंग में थोड़ी समस्या आती है, तो आप हेडिंग को लिखिए। और मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया था कि एक तो लिखने का प्रयास कीजिए, लिखते रहिए, और दूसरा जो टेक्निक बताई थी मैंने आपको कि सुनाइए दूसरों को, यानी आप किसी को आपने किताबें याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया तो आपको जितने भी हमारे लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे चैप्टर जो भी करा रहा हूँ, मार्केट, डिमांड, सप्लाई, इन सब की क्या है लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। एनएस से रिलेटेड जो भी एग्जाम में होगा वो उसकी मैं लेटेस्ट आपको अपडेट देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय श्री राम, नमस्कार।